अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बैक्टीरिया इकोलॉजी और इसकी डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी जो इस चैप्टर के हम टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी की, तो फॉसल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनमें मोस्टली आते हैं आर्किया और बैक्टीरिया। ठीक है ना, हमने प्रोकैरियोट की दो कैटेगरीज देखी थी, एक थी आर्किया और दूसरी थी बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फॉसल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो हमारे पास प्रोकैरियोट यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंसी में प्रेजेंट थे। ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो थे, ये बहुत ज़्यादा इनकी अबंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद थी। ठीक है ना, तो मैं इस तरह ही की पॉइंट्स बना के लिखूंगी और इन टॉपिक्स को डिस्क्राइब करूंगी। आप इन की पॉइंट्स को अपनी रजिस्टर पे लिख सकते हैं ताकि ये की पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएं। ठीक है ना, आपके जो है वो जहन में बैठ जाएं और इन की पॉइंट्स की मदद से आप पूरा जो है वो एक पैराग्राफ बना सकते हो, एक पूरा टॉपिक आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो कहता है कि जो ये आर्किया और बैक्टीरिया हैं, ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बहुत ज़्यादा तादाद में थे। ठीक है ना, और ये ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स तक ना, आगे भी 2 बिलियन ईयर्स तक क्या रहे, पूरी दुनिया में अकेले रहे। मतलब कि ये पूरी दुनिया में यही रहे थे ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स तक। ठीक है ना, पूरी दुनिया में तादाद इनकी ही थी अबंडेंसी में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि टुडे आज जो अगर हम अब की बात करें तो जो प्रोकैरियोट और यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया है, ये हर जगह प्रेजेंट है जहाँ पे आपको लाइफ दिखती है। मतलब कि ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बाहर, सॉइल पे, एयर में, वाटर में, फूड में, ठीक है ना, बॉडीज़ के अंदर ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये यूकैरियोट के मुताबिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। क्यों है? ठीक है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के मुकाबले में इनकी अबंडेंसी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि जो यूकैरियोट होते हैं, ये एक्सट्रीम हैबिट, जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकते हैं। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट हैं, ये बहुत ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड को भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो यूकैरियोट हैं, इनको तो अब जो है एक्सट्रीम अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाए तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इसी यही वजह है कि ये प्रोकैरियोट की अबंडेंसी एज कम्पेयर टू यूकैरियोट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी। ठीक है ना, इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है ये। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले वो पॉइंट की बात करता है कि मॉर्गुलस और जो हमारे पास श्वार्ट्ज थे, ठीक है ना, लीन मॉर्गुलस एंड कर्लीन श्वार्ट्ज, ठीक, ये इनके नाम है। इन्होंने ना एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ठीक है ना, मॉडर्नाइज्ड वर्जन था। ठीक है ना, तो इसमें इस मॉडर्नाइज वर्जन में क्या था, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था डिस्क्राइब किया था अच्छे से प्रोकैरियोट के क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ठीक है ना, तो इन्होंने क्लासिफाई किया था प्रोकैरियोट को 16 फाइला में। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होगा कि इस ग्रुप इसके अंदर ना इन्होंने क्या किया था, ये डिस्कशन जो की थी इसकी प्रोकैरियोट की क्लासिफिकेशन की, इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बनाए थे डोमेन बैक्टीरिया के। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाए गए यहाँ पे, किसके? डोमेन बैक्टीरिया के। किसने बनाए थे? मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने। वो कहता है कि ये बेसिकली ये ग्रुपिंग जो थी, ये ग्रुपिंग कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लास 5 किंगडम सिस्टम का मॉडर्नाइज्ड वर्जन दिया था। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर हम बात करें इस ग्रुपिंग की, तो इस ग्रुपिंग के अंदर आते हैं ओमनी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोकीट, सीडोमोनास मोनाट्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसीड, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो 8 ग्रुप्स में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी। वन बाय वन जो है इन ग्रुप्स की जो डिस्कशन है वो मैं आपके सामने रखूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओमनी बैक्टीरिया। अच्छा, तो अगर हम ओमनी बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है ना, ओमनी बैक्टीरिया क्या है कि एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है बैक्टीरिया का। ठीक है ना, जिसके अंदर आते हैं रिजिड रॉड शेप बैक्टीरिया। इसके अंदर आएंगे रॉड शेप बैक्टीरिया जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड। ठीक है, उसके अलावा ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अगर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो
वो बैक्टीरिया होते हैं जब उनको स्टेन करवाया जाता है ना ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर से, तो ये क्या करते हैं, ये जो है पिंक और रेड कलर शो करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है ना। दैट्स वाई विल कॉलिंग इट एज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी हमने बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं पैथोजेंस की, कि जो ओमनी बैक्टीरिया है ये पैथोजन जो के तौर पर भी एक्ट करते हैं, मतलब ये बीमारियां वगैरह काज करते हैं। फॉर ग्राम नेगेटिव है तो आपको पता है ग्राम नेगेटिव तो मोस्टली जो है वो पैथोजेंस ही होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना, बीमारियां वगैरह काज करते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम का मतलब क्या है कि ये पानी में जो है वो मोटिलिटी शो करते हैं या फिर नमी में मोटिलिटी शो करते हैं, जहाँ पे इनको मॉइस्चर लेवल में ये रहना पसंद करते हैं और वहाँ पे ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पोरलेस का मतलब किसी भी किस्म के ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये अरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। अब अरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास ओमनी बैक्टीरिया है ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी जो है वो ले रही हैं। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए ये क्या करते हैं, ये रेस्पायर करते हैं। आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। एनर्जी जो होगी जनरेट हुई होगी, इस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं बैक्टीरिया अपने वर्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि ओमनी बैक्टीरिया जो है ये डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर वर्क वगैरह, ठीक है ना। इन सब के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल की, तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है इनकी ओमनी बैक्टीरिया की वो है एस्चेरिशिया कोलाई एंड विब्रियॉन्स, ठीक है। ये इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया क्या है, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और खुराक बनाते हैं, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आपने ये बात याद रखनी है, एज ए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो आपने कहना है साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो है अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी साइनोबैक्टीरिया की, तो ये जो पूरी दुनिया है हमारी, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन की अबंडेंसी जो है वो करने के लिए, ऑक्सीजन को अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवाने के लिए साइनोबैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है। ताकि अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होनी है, ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन होती है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ये साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करवाई जाएगी, ठीक है ना, स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। क्लियर। तो अब होता क्या है, बेसिकली इनके पास पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। पिगमेंट्स हैं इनके पास जो हमारे पास क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है इनके पास जो एक नेसेसरी पिगमेंट है, ठीक है ना, जो ज़रूरी है। और दो इनके पास है वो पिगमेंट जो असेसरी पिगमेंट है। असेसरी पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जो इस नेसेसरी पिगमेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। कौन सा, क्लोरोफिल ए इज, मैं यहाँ पे लिख भी होती हूँ नेसेसरी पिगमेंट, ठीक है। नेसेसरी पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। और इस नेसेसरी पिगमेंट की जो हेल्प करते हैं ये असेसरी पिगमेंट। असेसरी आपको पता है ना क्या होता है, कि हेल्प करने वाले। तो ये हेल्पर्स जो हैं ये दोनों हैं और मेन पिगमेंट ये है। इन दोनों ने जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके इसको देनी है और इसने नेक्स्ट जो है ये परफॉर्म करवाना है प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, क्लोरोफिल ए की मौजूदगी में हो रहा है। और इस क्लोरोफिल ए को एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कौन प्रोवाइड करें, एक तो क्लोरोफिल ए खुद भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके साथ साथ क्लोरोफिल ए के साथ साथ देखो ये 80% ये अब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो 10% इसने अब्जॉर्ब की और इसको दी, ठीक है। 10% इसने अब्जॉर्ब की और इसको दी, तो 100% एनर्जी आ गई इसके पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये असेसरी है, ये है नेसेसरी, ठीक है। दो पिगमेंट्स इनके पास प्रेजेंट है। तो जो असेसरी है इसके अंदर एक है ब्लू पिगमेंट, ठीक है, जिसको नाम दिया है फाइकोसियानिन, और एक है रेड पिगमेंट जिसको नाम दिया है फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है इन्वायरमेंट से, उसके बाद यहाँ से वाटर लिया जाता है, ठीक है।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मौजूदगी में सनलाइट को कहाँ ली जाती है सनलाइट, ये क्लोरोफिल ए कैप्चर करती है। एनर्जी कितनी चाहिए इस प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज करवाई जाती है, ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है अर्थ की ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाती है। दिस ऑक्सीजन इंक्रीज द लेवल ऑफ अर्थ ऑक्सीजन, ठीक है, अर्थ की ऑक्सीजन का लेवल जो है यही ऑक्सीजन जो है बढ़ाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया की कुछ सेल्स की ये टर्म है जिसको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है, सेल्स ऑफ साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिकली हेट्रोसिस्ट है क्या, ये सेल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के, जिनका काम क्या है कि इन्होंने इन सेल्स ने क्या करना होता है, फिक्स करवाना होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, देल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो नाइट्रोजन होती है हमारी इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो रॉ फॉर्म में होती है वो यूजेबल नहीं होती है, ठीक है ना, उसको यूजेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो बेसिकली ये हेट्रोसिस्ट वही सेल्स हैं। देखो ये एक साइनोबैक्टीरिया है ना, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, ये क्या है, हेट्रोसिस्ट, नॉर्मल सेल हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो जो हेट्रोसिस्ट होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया के ही कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करवाना होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नेक्स्ट फिक्स करवाना होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक है ना। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजिनेज इंजाइम है इनके पास, ठीक है। इस नाइट्रोजिनेज इंजाइम ने क्या करना है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवानी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें हेट्रोसिस के बाद लाइकन एसोसिएशन, ठीक है, तो लाइकन एसोसिएशन जो है ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई के दरमियान में और अलगा या फिर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी ब्लू ग्रीन अलगा की ही टर्म को कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया और फंजाई के दरमियान में जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है वो कौन सी है, लाइकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वो होती है जिसमें दोनों पार्टनर्स जो है ये बेनिफिट लेते हैं। फंजाई भी बेनिफिट ले रही है और साइनोबैक्टीरिया भी बेनिफिट ले रहा है। तो फंजाई किस तरह बेनिफिट ले रही है, ठीक है ना। इस एसोसिएशन में आपको पता है साइनोबैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक, इसने बनानी है खुराक, ठीक है। ये खुराक किसको देनी है, इस नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, क्योंकि फंजाई आपको पता है क्या होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया ने अपनी खुराक इस फंजाई को देनी होती है और इन रिटर्न जो फंजाई है, फंजाई ने क्या करना होता है, इस साइनोबैक्टीरिया को धूप वगैरह से प्रोटेक्ट करना है, इसको मॉइस्चर और मिनरल प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। किस तरह मॉइस्चर और मिनरल प्रोवाइड करने हैं, आपको पता है कि इस फंजाई ने क्या करना है कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो है वो फैल जाना है, ठीक है। पत्थर है, पत्थरों के अंदर भी ये दरारों के अंदर फैल के वहाँ से मॉइस्चर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करना है और इस साइनोबैक्टीरिया को मॉइस्चर और मिनरल देना है और इन रिटर्न इस साइनोबैक्टीरिया ने फंजाई को खुराक देनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन में जो है ये दोनों बंधे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लाइकन एसोसिएशन का नाम देते हैं। क्लियर। तो उसके बाद वो बात करता है यहाँ पे थर्ड जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, दैट इज माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोप्लाज्मास। बेसिकली जो ये दोनों ग्रुप हैं बैक्टीरिया के वो बाकी सारे ग्रुप से जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म की सेल वॉल नहीं होती, दे लेक एनी काइंड ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, सेल वॉललेस होते हैं, ठीक है। और इनकी शेप भी काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है ना, काफ़ी अजीबोगरीब इनकी शेप होती है, काफ़ी स्मॉल जो होते हैं साइज़ के अंदर, ठीक है ना। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो एज ए लेक सेल वॉल, तो जिसकी वजह से ये पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। किस तरह, क्योंकि नॉर्मली जब सेल वॉल होती है, देखो नॉर्मल केस की हम पहले बात करते हैं फिर इस केस की बात करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। आपको पता है सेल वॉल जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडो
ग्लाइकन से, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से ये मिलके बनी होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो सेल वॉल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना, और उसको किसी भी किस्म के ऑस्मोटिक प्रेशर से बचा रहा होता है। अब क्या होता है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है ये टारगेट है किसका, पेंसिलिन का, ठीक है ना, ये वाली पेंसिलिन, ठीक है। तो ये पेंसिलिन का टारगेट होता है, ठीक है। नॉर्मल केस की मैं बात कर रही हूँ, ये पेंसिलिन इस पेप्टिडोग्लाइकन के साथ आगे बाइंड कर जाती है। इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकेज जो सेल वॉल के अंदर इस तरह क्रॉस लिंकेज हुई होती है ना नॉर्मल केस में, ठीक है ना, उसको रोक देती है, ठीक है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल वॉल वीक हो जाती है और सेल जो है ये उसकी लाइसिस हो जाती है और बैक्टीरिया वहाँ पे ही मर जाता है सेल लाइसिस की वजह से। अब नॉर्मली तो ये था, ठीक है ना, पेंसिलिन जिसमें अटैक करती है पेप्टिडोग्लाइकन के तो ऊपर, ठीक है ना, लेकिन इस केस में क्या है कि माइकोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा में अब सेल वॉल ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि पेंसिलिन का सेल वॉल अपना टारगेट ही नहीं नजर आ रहा, तो वो कहाँ पे टारगेट करेगी, देयर इज नो टारगेट फॉर पेंसिलिन टू बाइंड, ठीक है। तो जब टारगेट ही नहीं है तो पेंसिलिन इनइफेक्टिव होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये वाला ये इसकी सेल वॉल ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये रिलाई नहीं करता सेल वॉल के ऊपर सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेल वॉल की जगह स्पायरोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल की जगह क्या होते हैं, कुछ स्टीरोल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये स्टीरोल क्या करते हैं, इनको स्ट्रेंथ और प्रोवाइड करते हैं, उसको लाइसिस से बचाते हैं, ठीक है ना, और ऑस्मोटिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मैमल्स के अंदर डिजीज काज करता है। मोस्टली ये डिजीज कौन सी है, नमोनिया इन ह्यूमंस, ठीक है। और अगर हम स्पायरोप्लाज्मा की बात करें तो स्पायरोप्लाज्मा क्या है, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करता है। बड़ा आसान सी बात है, उसने क्या कहा, माइकोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा का सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती तो पेंसिलिन को बाइंड करने की जगह नहीं मिल सकती, ठीक है। सेल वॉल की रिजिडिटी जो है वो स्टीरोल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पेंसिलिन तो स्टीरोल के साथ नहीं बाइंड करती, वो तो बाइंड करती है पेप्टिडोग्लाइकन के साथ जो कि सेल वॉल का ही एक कंपोनेंट है। अब ये सेल वॉल नहीं है, इसका कंपोनेंट भी नहीं है, तो पेंसिलिन नहीं बाइंड करेगी, जिसकी वजह से पेंसिलिन से ये रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। स्टीरोल जो है इनको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, स्टीरोल के ऊपर एंटीबायोटिक या पेंसिलिन नहीं अटैक कर रहे, नहीं अफेक्ट कर रहे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वन है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि दो केसेस है, एक है प्लांट्स के अंदर और एक है मैमल्स के अंदर। तो अगर हम मैमल्स की बात करें तो उनमें माइकोप्लाज्मा है जो कि नमूनिया काज कर रहा है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर स्पायरोप्लाज्मा है जो क्या कर रहा है, जो कि येलोइंग डिजीज काज कर रहा है कोकोनट के अंदर, ठीक है ना, कोकोनट के अंदर के येलोइंग डिजीज की कंडीशन काज कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर कंडीशन की, फोर ग्रुप की, दैट इज स्पायरोकेट्स। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पायरोकेट बैक्टीरिया की, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग स्पायरिला यानी कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और इनके अंदर सेल वॉल भी कौन सी है, वही ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ठीक है। तो स्पायरिला का मतलब क्या है कि स्पाइरल शेप रिजिड बैक्टीरिया दैट मूव विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फ्लैजिला, ठीक है। इस तरह का एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है जो इस तरह एक एक्सटर्नल फ्लैजिला की हेल्प से नेक्स्ट जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इनके पास फ्लैजिला की नंबरिंग जो होगी वो वेरी करती है 2 to 100 के दरमियान में इनके पास फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, ट्रेपोनीमा, ठीक है। ट्रेपोनीमा एक स्पायरोकेट है, ठीक है, जो डिजीज काज कर रहा है, दैट इज साइफिलिस, ठीक है। साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है और बहुत फेटल डिजीज होती है ये, और ये साइफिलिस काज की जाती है किससे, ट्रेपोनीमा पलीडियम, ठीक है। ट्रेपोनिमा पलीडियम जो है ये साइफिलिस डिजीज काज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो ये ट्रेपोनिमा पलीडियम है ये मोस्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकती है, या फिर मदर के अंदर ही अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए आ गई है डिजीज़ तो ये फिर फीटस के अंदर भी जा सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस जब होता है मदर और फीटस के दरमियान तब भी ये ट्रेपोनिमा जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं फीटस में, और फीटस में भी ये जो है वो डिजीज़ काज करते हैं, दैट इज साइफिलिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जेनिटल और माउथ वाली जगह पे क्या होता है कि एक बहुत पेनलेस अल्सर क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, हाईली इन्फेक्टिव होता है, ठीक है। और उसके अलावा स्किन के अंदर क्या होंगे, रैशेस, स्किन के ऊपर रैश होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा फीवर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये कंडीशन होती है इसमें फीवर वगैरह होता है, ठीक है ना, सोल्स पाम्स की जगह पे, ठीक है ना, रैश होना शुरू हो जाते हैं, क्लियर लगी समझ इसकी भी, स्पायरोकीट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीडोमोनास की।
अब हम बात करते हैं सीडोमोनास की, ठीक है ना। सीडोमोनास क्या है, ये एक स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व रॉड शेप बैक्टीरियम है, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो ये हमारे पास होता है ना सीडोमोनास, ठीक है ना, इसके अंदर इसकी एंडिंग के ऊपर, ठीक है, इसकी एंडिंग के ऊपर एक या फिर एक से ज़्यादा फ्लैजला होंगे, ठीक है ना, एक एंडिंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो अगर हम सीडोमोनास की बात करें तो सीडोमोनास की अबंडेंसी सॉइल और वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इनके पास एबिलिटी होती है कि ये डाइवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, सॉइल में, वाटर में, इवन के प्लांट्स, आपकी बुक में नहीं है मेंशन, एनिमल्स, और मोस्टली जो हॉस्पिटल्स के अंदर सेटिंग साइट्स होती हैं ना, सिटिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पे भी ये देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो जो हमारे पास सीडोमोनास की कुछ स्पीशीज़ होती हैं ना, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, मतलब कि ये ह्यूमंस के अंदर जो है उनके इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह वीक करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि ये इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर सारी ऑर्गेनिक नेचर के अंदर, ठीक है ना, हमारी बॉडी की सेल्स, जो सेल की मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, ठीक है ना, तो उसको भी इजीली ब्रेक डाउन करने की ये सलाहियत रखते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इनमें से कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, खुद दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खुद अपनी खुराक बनाएंगे, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करके खुद खुराक बनाएंगे और खुद ही उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो प्लांट पैथोजन होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर ये एज ए पैथोजन के तौर पर रहते हैं, प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, वहाँ से खुराक लेते हैं, ठीक है, और उस पर जिंदा रहते हैं, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये हमारे पास जो हमारे पास ये सीडोमोनास है, ये डीनाइट्रिफिकेशन करवाता है। डीनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है, आपने देखा था ना, जो नाइट्रिफिकेशन करवाई जाती थी, जो हेट्रोसिस्ट करवा रहे थे नाइट्रोजनेज एंजाइम में, कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उलट होता है, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट ने क्या करना होता है, इसने कन्वर्ट होना होता है गैशियस नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इस नाइट्रेट और नाइट्राइट ने नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होना होता है, जिसमें आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस को दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करवाया जा सकता है। क्लियर। तो डीनाइट्रिफिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट करवाया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज सीडोमोनास आरोगिनोसा, ठीक है। सीडोमोनास आरोगिनोसा जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो सीडोमोनास आरोगिनोसा जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सॉइल, वाटर और वेजिटेबल के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। और वो ह्यूमंस जो या फिर कुछ लोग जो इस सॉइल या वाटर या फिर वेजिटेबल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं जिनमें ये सीडोमोनास पाए जाते हैं, तो ये इनमें इन्फेक्शन काज करता है। और इन्फेक्शन मोस्टली उन्हीं में होगा जो वीक होंगे, अदरवाइज ये एक हार्मलेस है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है 6 वाली, वो है एक्टिनोमाइसीट्स। इसकी बात करते हैं। तो एक्टिनोमाइसीट को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ आपके सामने, अच्छा, तो अगर हम एक्टिनोमाइसीट्स की बात करें ना, तो एक्टिनोमाइसीट एक फिलामेंटियस ग्रोथ फॉर्म है, ठीक है ना। फिलामेंटियस मतलब फिलामेंट्स बने होते हैं इसके, ठीक है ना। जिस तरह अगर आप फंजाई देखते हो उसके अंदर इस तरह के हाइफल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मिलता जुलता है फंजाई के साथ, ठीक है ना। फंगस लाइक बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। क्लियर। इसको कहा जाता है कि ये एक फंगस लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो ये रिजेंबल कर रहे होते हैं फंजाई के साथ, लेकिन ये ट्रू प्रोकैरियोट हैं क्योंकि इनके अंदर किसी भी किस्म का न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज फंजाई क्या है, ये यूकैरियोट है और न्यूक्लियस कंटेनिंग बॉडी है, और इसमें किसी भी किस्म की काइटन वॉल नहीं होती। दैट्स व्हाई वी आर कैटेगराइजिंग इट इनटू प्रोकैरियोटिक ग्रुप, ठीक है ना। तो ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, फिलामेंटियस ग्रोथ फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक के मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनकी पास एबिलिटी होती है स्पोर प्रोड्यूस करने के, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को
जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे स्पोर्स जो एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं वो ये एक्टिनोमाइसीट्स ने प्रोड्यूस होना करने होते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, ये हरकत नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि इसकी भी हमने बात कर लिया है। ये क्या होते हैं, ये एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं ये जो हमारे पास रूट नड्यूल्स होते हैं ना, ठीक है ना, रूट्स के ऊपर जो छोटे छोटे नड्यूल्स इस तरह के दाने बने होते हैं, इनके अंदर भी ये एक्टिनोमाइसीट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन रूट नड्यूल्स के अंदर इन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है, ठीक है ना। और मोस्टली ये फ्लावरिंग प्लांट्स की रूट नड्यूल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेंटल प्लाक के लिए, ठीक है ना। डेंटल प्लाक जो है ये काज कर सकते हैं, जिसमें टीथ के एनेमल जो आपके दांतों के इनेमल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। मतलब अगर ये मुंह तक पहुंच गया तो इन्होंने टीथ एनेमल को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। क्लियर। तो इसके अंदर इसकी टाइप को डिस्क्राइब कर रहा है, इस ग्रुप के दो मेंबर्स को बताता है। एक है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा है ये डिजीज काज कर रहा है, दैट इज लेप्रोसी, ठीक है। और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि डिजीज कर रहा है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। तो लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस को मैं अगर आपके सामने डिस्क्राइब करूं तो अगर हम बात करें यहाँ पे लिप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन की, ठीक है ना, तो लिप्रोसी की कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो है वो नाक से ड्रॉपलेट्स बहना शुरू कर जाते हैं, ठीक है ना, और या फिर माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप से गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो और उसके अलावा क्या होता है कि स्किन के अंदर लेयन होना शुरू हो जाती है, स्किन के अंदर रैशेस दिखने लग जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि स्किन के अंदर छाले से बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा कफ हो रही है, फीवर है, ठीक है, और वेट लॉस होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। इस कंडीशन में वजन कम होना शुरू हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में। तो ये दोनों कंडीशन कौन काज कर रहे हैं, बैक्टीरियम ही काज कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम लिप्रा एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं एंटीबायोटिक की, कि कुछ एंटीबायोटिक जो इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर आती हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फिनिकॉल, ठीक है। उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन, ये वो एंटीबायोटिक होती हैं जो इस एक्टिनोमाइसीट से ड्राइव की जा सकती हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि 7 कैटेगरी है इसकी बैक्टीरिया की, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और फ्लैजलेटेड होते हैं, कि इनके पास क्या होता है, एक प्रॉपर फ्लैजला होता है जो इनको मूवमेंट यानी कि मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है अजोटोबैक्टर, ठीक है। ये फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो ये फिक्स करते हैं, इस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज करते हैं ताकि अपनी ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ये अजोटोबैक्टर है, इसने क्या करना होता है, इसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट के अंदर, ठीक है ना, मतलब नाइट्रिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, जिन्होंने जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है ना। किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन करते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, उसके अलावा ये इनको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से ड्राइव करते हैं, दे डराइव दिस एनर्जी फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड आयरन। तो नाइट्रोजन सल्फर और आयरन की जो है ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो एनर्जी रिलीज करवाई जाती है उस एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नेक्स्ट क्या किया जाए, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जा सके, ठीक है ना, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्लियर।
ठीक है, लगी समझ। तो एनर्जी क्यों ड्राइव की जाती है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स बनाई जा सके। ठीक है, क्लियर। तो इसी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को थोड़ा मैं नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू रखती हूँ। अच्छा, इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो उसके अंदर इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया हैं जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को ताकि इनसे एनर्जी गेन की जा सके। ठीक है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि जो NH3 है, जो नॉर्मल एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको ये कन्वर्ट करवाते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। ठीक है, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन साइकिल भी अगर आपकी इस बुक के अंदर होगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से वो भी डिस्क्राइब कर दूंगी। लेकिन अगर इसके अलावा आप नाइट्रोजन साइकिल को देखना चाहते हो तो वो भी जो है नाइट्रोजन साइकिल बाय एक्सप्लोरिंग पांडा आप सर्च आउट करके उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 8 ग्रुप से बैक्टीरिया के, डोमेन बैक्टीरिया के, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बुक की बात करें तो ये हमारे पास बुक है इसकी। इस बुक के अंदर आपने ये सारा तो करना ही करना है। ठीक है ना, तो जो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा था, मार्गलस श्वार्ट्स की ये कुछ जो ग्रुप्स दिए थे ना डोमेन बैक्टीरिया के, ओमनी बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, स्पायरोकेट्स, ठीक है, सीडोमोनास, एक्टिनोमाइसीट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो ये तो सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे कुछ ना साइड बॉक्सेस हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये साइड बॉक्सेस में वो बताता है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ना इन सब में से बात ये है कि दैट बल्क ऑफ आवर मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट्स वर फॉर्म्ड बाय द मासेस ऑफ द डिकेड साइनोबैक्टीरिया, कि बहुत सा जो बल्क जो है हमारी मॉडर्न पेट्रोलियम का, वो डिकेड साइनोबैक्टीरिया के जो पीछे मासेस बच गए थे, मतलब वो साइनोबैक्टीरिया जो डिके हो चुका था उसका जो मास पीछे बच गया था ना, मोस्टली हमारा जो मॉडर्न पेट्रोलियम डिपॉजिट है ना, वो वही मास है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हुए थे, डिफरेंट डिकेइंग प्रोसेसेस हुए थे। उसके बाद जो चीज़ बची है पीछे वो पेट्रोल आ गया है। मतलब कि एक डिके, ये देखो ये था डिके साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो मैंने स्टार बनाया है इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो गए हैं। ठीक है ना, मिलियन ईयर्स के बाद। ठीक है ना, तो जो डिके कर चुका था, अब उसके बाद इसको कन्वर्ट करवाया गया है किसके अंदर, उस प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम के अंदर। तो मोस्ट हमारा मॉडर्न पेट्रोलियम साइनोबैक्टीरिया ही है जो डिफरेंट डिकेइंग प्रोसीजर से जो है वो मिलियन ईयर्स में गुजरा है। ठीक है ना, उसके बाद वो बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ कलरफुल ब्लूम में इन पॉपुलेटेड वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ द रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है ना कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कलर होते हैं ब्लू, ठीक है ना, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ठीक है, उसके बाद रेड कलर। तो ये ब्लूम्स बनते हैं वाटर की सरफेस के ऊपर। तो वो कहता है कि अगर आप किसी पानी की सरफेस के ऊपर कलरफुल ब्लूम देखो तो प्रोबेबली वो साइनोबैक्टीरिया की ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई होती है जो ये ब्लूम्स बनाती है। ठीक है ना, कलर्स ऑफ सच ब्लूम्स रिजल्ट फ्रॉम दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। वही बात ना, साइनोबैक्टीरिया के पास वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे ना, क्लोरोफिल ए था, फाइकोएरिथ्रिन थी, फाइकोसियानिन थे। ठीक है ना, तो वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना, रेड पिगमेंट, ठीक है ना, उन पिगमेंट्स की वजह से ही ये कलर्स वहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, एक आखिरी साइड बॉक्स है जिसके अंदर आते हैं अबाउट 150, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है। ठीक है ना, अबाउट 150 न्यू एंटीबायोटिक्स वर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है ना, तो हर साल जो है ईच ईयर, ठीक है ना, हर साल अबाउट 150 नई एंटीबायोटिक्स एक्टिनोमाइसीट से डिस्कवर होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। आपको एज ए शॉर्ट आ सकता है कि वाटर की सरफेस के ऊपर कलरफुल ब्लूम किस तरह क्यों बनते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया के होते हैं, वो उसको ये कलर दे रहे होते हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर कलरफुल ब्लूम के तौर पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो बात करता है कि जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट किस तरह बने, साइनोबैक्टीरिया की डिकेइंग से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि अब कितनी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हर साल डिस्कवर होती हैं एक्टिनोमाइसीट्स की, अबाउट 150 न्यू एंटीबायोटिक्स हर साल जो है एक्टिनोमाइसीट्स से डिस्कवर होती हैं। ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो आई होप तो कि आपको बैक्टीरिया इकोलॉजी और डाइवर्सिटी वाले टॉपिक की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।